अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे लूप वाला टॉपिक ही। और बेसिकली आज के लेक्चर में हमने दो तीन कंटेंट्स कवर करने हैं। इसमें हम एक तो नेस्टेड लूप हमारा मेन टॉपिक रहेगा, लेकिन नेस्टेड लूप के साथ साथ हम वो जो लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने बात की थी कि हम मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं लूप के साथ, तो एक उसकी भी एग्जांपल देख लेंगे। कोई एक ऐसा प्रॉब्लम देख लेंगे जिसको हम थ्रू मेन्यू सॉल्व कर लेंगे। यानी हम एक मेन्यू डिज़ाइन करेंगे और मेन्यू के अंदर हम बार बार ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, और यूजुअली हम सेंटिनल लूप इस्तेमाल करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सेकेंडली हम ये भी हमारे लास्ट टॉपिक्स में से पेंडिंग था कि ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो हम उसको भी आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। लेकिन हम उन टॉपिक्स पे जाने से पहले एक और पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और वो है फॉर लूप की एक वेरिएशन। हमें पता है कि फॉर लूप को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन और टर्मिनेशन जो है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो एक साथ दे सकते हैं। यानी आप पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का एक्सप्रेशन जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी एक और फॉर्म भी आती है जिसे हम कहते हैं द कॉमा फॉर्म। द कॉमा फॉर्म में हम ये कर सकते हैं कि कॉमे के साथ हम एक से ज़्यादा वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी करवा सकते हैं, और कॉमे के साथ हम एक से ज़्यादा वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि देखें कि आपके सामने एक फॉर लूप लगा हुआ है, और अगर आप इस फॉर लूप को देखेंगे तो आपको दो इनिशियलाइजेशन नज़र आएंगी। एक टोटल जिसको 0 से इनिशियलाइजेशन की गई है जिसकी, और एक आई वेरिएबल है जिसकी इनिशियलाइजेशन जो है 1 से की गई है। और इनके दरमियान में क्या यूज़ किया गया है? कॉमा। यानी इस लूप के अंदर ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे इनिशियलाइजेशन स्टेज के ऊपर। एक टोटल का वेरिएबल है और एक आपका आई का वेरिएबल है। और अगर आप कोई थर्ड वेरिएबल भी यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉमे के साथ आप एक और वेरिएबल भी यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं। उसके बाद सेमीकोलन यूज़ किया गया, यानी इनिशियलाइजेशन पार्ट जो है वो यहाँ तक एंड हो गया है। और सेकंड जो है वो कंडीशन है। कंडीशन आप एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशन आप मल्टीपल्स यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते कॉमे के साथ। अलबत्ता वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप कंपाउंड कंडीशंस बना सकते हैं। अगेन सेमीकोलन, और अब लास्ट पार्ट जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का है। और इंक्रीमेंट पार्ट के अंदर भी यहाँ पे देखें क्या यूज़ किया गया है? कॉमा। और दो वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। एक टोटल की वैल्यू जिसको इंक्रीज़ किया गया है आई टाइम, और फिर आई प्लस प्लस का भी इंक्रीमेंट यहाँ पे किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये लूप बार बार एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे सिर्फ आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि टोटल में भी इंक्रीमेंट होगा साथ साथ। तो ये भी एक वेरिएशन है फॉर लूप की जिसको हम इस्तेमाल करके डिफरेंट वेरिएबल को इनिशलाइज भी कर सकते हैं और डिफरेंट वेरिएबल के कंटेंट या वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हम ये देख लेंगे कि हम वो मेन्यू डिज़ाइन कैसे करते हैं लूप के साथ, और उसके अंदर हम बाकायदा ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर लेंगे कोई ना कोई, और लूप का सेंटिनल इस्तेमाल भी हम उसके अंदर देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं डेव ओपन कर लेता हूँ। क्लास यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने इम्प्लीमेंट की हुई है। टाइपिंग टाइप को सेव करने के लिए मैंने इसको पहले से इम्प्लीमेंट करके रख लिया है। और ये एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हम एक बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने सिर्फ प्लस माइनस या डिवाइड का सिंगल ऑपरेशन यूज़र को नहीं देना है, बल्कि हम सारे ऑपरेशन यूज़र को देना चाह रहे हैं, और हम यूज़र से चॉइस भी ले रहे हैं कि वो कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना चाहेगा। और हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करके क्विट कर जाओ, हम चाह रहे हैं कि यूज़र बार बार जो है वो न्यू वैल्यूज़ एंटर करके न्यू ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए हमने किया क्या है, सबसे पहले यूज़र से चॉइस इनपुट करवाने के लिए एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है, और चॉइस यूज़ के लिए यूज़र से मैंने सैम्पल्स ही इस्तेमाल करने हैं। यानी मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक का साइन है, प्लस के लिए ऐड का साइन है, माइनस के लिए जो है वो माइनस का साइन, और डिवाइड के लिए डिवाइड का साइन इस्तेमाल किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 4 रख सकते हैं। फिर आपको लॉजिक यही बनानी पड़ेगी कि जब आप चेक करेंगे कि यूज़र ने क्या इनपुट किया है तो आपको वहाँ पे 1 2 3 4 चेक करना पड़ेगा। सो रेदर देन यूजिंग 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैथमेटिकल सैम्पल्स ही इस्तेमाल कर लिए हैं।
यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवाने के लिए दो नंबर्स लिए मैंने, एक नंबर 1 और एक नंबर 2, और रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल मैंने रिजल्ट टाइप का ले लिया है। और चूंकि डिवाइड का ऑपरेशन भी इन्वॉल्व था तो लिहाजा मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज़ किया जो है वो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट करवाई हैं और उसके लिए यूज़र को मैसेज दिया, और मैसेज देने के बाद मैंने दो नंबर्स जो हैं वो यूज़र से इनपुट करवा लिए हैं। नंबर इनपुट करवाने के बाद मैंने यूज़र से दो चीज़ें ली हैं। एक तो यूज़र्स को मैंने ये चॉइस दी है कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो उसके लिए मैंने यूज़र को मैसेज दे दिया और साथ ही उसको ब्रैकेट में ये भी बता दिया कि कौन से पॉसिबल जो है वो ऑपरेशन इनपुट कर सकता है। तो वो स्टैरिक प्लस माइनस और डिवाइड का ऑपरेशन जो है वो इनपुट कर सकता है। और सेकंड जो यूज़र पॉसिबल मुझे वैल्यू दे सकता है एज ए चॉइस के तौर पे, उसके लिए मैंने इसको ई का ऑप्शन दिया है, और ई का ऑप्शन यहाँ मैंने इसको एग्ज़िट के लिए दिया है कि यूज़र जो है वो इस एप्लीकेशन से एग्ज़िट करना चाहता है। सो यूज़र से नंबर इनपुट तो हमने करवा ली हैं, अब उसके बाद हमने यूज़र से चॉइस इनपुट करवाई है। सो चॉइस में पॉसिबल 5 चीज़ें आ सकती हैं, 4 ऑपरेशंस हैं और एक एग्ज़िट का ऑप्शन है। और अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे अपना लूप इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र बार बार नई वैल्यूज़ एंटर करे और बार बार अपनी ऑपरेशन की चॉइस कर सकता है, तो ये काम एक लूप के ज़रिए मुझे करना पड़ेगा। सो लूप मैंने क्या यूज़ किया है, क्योंकि मैंने एग्जिट के ऊपर क्या यहाँ पे सैम्बल यूज़ किया हुआ है, ई का करेक्टर यूज़ किया हुआ है। तो जब तक यूज़र जो है वो चॉइस कैपिटल ई एंड चॉइस लोअर ई जो है वो नहीं करता है, यानी आइदर कैपिटल ई इनपुट कर देता है या फिर वो लोअर ई इनपुट कर देगा, तो ये लूप हमारा जो है ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया है, इस लूप के ब्लॉक के अंदर मैंने चेक किया है कि अगर कैपिटल ई और लोअर ई के अलावा कुछ आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। तो अगर चॉइस जो है वो प्लस आ रही थी तो दोनों नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट में स्टोर किया है, चॉइस माइनस आ रही थी तो रिजल्ट में माइनस कर दिया। इसी तरह डिवाइड और मल्टीप्लाई का भी मैंने इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैंने आंसर जो है वो शो कर दिया है। अब ये तो एक दफ़ा जब ये चलेगा तो एक आंसर कैलकुलेट करके स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अब यूज़र से दोबारा चॉइस लेनी है कि यूज़र दोबारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है या एग्जिट करना चाहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से वो 3 स्टेटमेंट्स ऊपर वाली रिपीट कर दी हैं, यानी मैंने ये इन्हीं 3 स्टेटमेंट्स को दोबारा कॉपी पेस्ट किया, ये वाली 3 स्टेटमेंट्स, और दोबारा से मैंने यूज़र से चॉइस लिया है कि अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑपरेशन आप एंटर कर दें, और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप फिर ई एंटर कर दें आप। सो लेट्स से अगर यूज़र चॉइस के अंदर जो है वो ई इनपुट नहीं करता है, तो इसका मतलब यह है कि यूज़र कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो इस चीज़ को मैंने चेक किया है कि अगर चॉइस में जो है वो कैपिटल ई एंड लोअर ई यानी दोनों में से कोई वैल्यू भी नहीं आ रही है, तो यूज़र दोबारा दो वैल्यूज़ इनपुट करे, यानी दो नए नंबर्स इनपुट करेगा, और अब उन दो नए नंबर्स के ऊपर जो है हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो यूज़र ने हमें चॉइस में दिया होगा। तो जैसे यूज़र दो नंबर इनपुट करेगा, दोबारा हमारा प्रोग्राम जो है वो इस लूप में आ जाएगा घूम के। और अब चूंकि यूज़र ने कैपिटल ई या ई एंटर नहीं किया हुआ, तो वो दोबारा से चेक करेगा कि कौन सा ऑपरेशन यूज़र ने दिया है, वो दो नए नंबर्स के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और दोबारा से हम इस सिचुएशन के ऊपर आ जाएंगे कि दोबारा यूज़र से हम चॉइस ले रहे होंगे। सो जब तक यूज़र कैपिटल ई या लोअर ई इनपुट नहीं करेगा, ये वाला कोड हमारा बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, पहली दफ़ा मुझसे वो नंबर की चॉइस लाजमी ले रहा है, तो लेट से एक नंबर मैंने 60 इनपुट कर दिया और एक नंबर मैंने 70 इनपुट कर दिया। अब मुझसे वो चॉइस मांग रहा है, सो लेट से मेरी पहली चॉइस ये है कि मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐड किया तो मुझे आंसर मिल गया 130, और मुझसे दोबारा से चॉइस मांग रहा है, यानी दोबारा मैं अपने मेन्यू में वापस आ गया हूँ। तो दोबारा से मैंने क्या इनपुट किया, मैं माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। सो माइनस का ऑपरेशन किन दो नंबर्स पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। सो लेट से एक वैल्यू मेरी 90 है और सेकंड वैल्यू मेरी जो है वो 40 है। चलें 06 है, आंसर 84 आ गया। दोबारा से चॉइस पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब तक मैं यहाँ से एक्सप्लिसिटली ई या कैपिटल ई को प्रेस नहीं करूँगा तो ये प्रोग्राम मेरा बार बार मुझसे इनपुट लेता रहेगा। अब मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूँ तो मैंने कैपिटल ई एंटर कर दिया। अब देखिए प्रोग्राम जो है मेरा वो एंड हो गया है। सो ये एक सेंटिनल लूप भी है, क्योंकि ये तब एग्जिट करेगा जब यूज़र ई या कैपिटल ई का इवेंट परफॉर्म नहीं करेगा, ये वाली कीज़ एंटर नहीं करेगा,
और इसके साथ साथ इसके अंदर एक मेन्यू भी हमने डिज़ाइन करके दिखा दिया है। अच्छा, अब हमने अगले टॉपिक पे जाना है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो नेस्टेड लूप का है। पहली बात यह है कि नेस्टेड लूप होता क्या है। जिस तरह से हमने नेस्टेड इफ एल्स को देखा है कि एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ होता है, तो यूजुअली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर हमारा एक इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमने उसके ब्लॉक के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन लेट से अगर चॉइस इस तरह से हमने ली हुई है यूज़र से कि यूज़र की अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसके ट्रू होने पे हमने आगे एक और कंडीशन लगा दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ आ गया है। यानी एक कंडीशन के बाद एक अगली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर एक पहली वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो। इसी तरह नेस्टेड लूप के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप इस लूप को देखें तो अगर ये लूप ट्रू होता है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती हैं। बट अगर हम इन स्टेटमेंट्स की जगह यहाँ पे एक और लूप लगा दें और फिर उस लूप के अंदर एक और लूप लगा दें और फिर उस लूप के अंदर स्टेटमेंट्स लगा दें, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो नेस्टेड लूप्स के अंदर पड़ी हुई हैं। यानी हमारी स्टेटमेंट एक लूप के ट्रू होने से एग्जीक्यूट नहीं करती है, बल्कि मल्टीपल लूप्स हैं, और जब तक वो लूप्स ट्रू नहीं होंगे तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी लूप के अंदर अगर आपने लूप यूज़ कर लिया है तो ये एक तरह से आपका नेस्टेड लूप कहलाएगा। नेस्टेड लूप को हम एक एग्जांपल के ज़रिए पहले देख लेते हैं कि हमने नेस्टेड लूप को यूज़ कैसे करना है। एक लूप के अंदर आप एक नया लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं एक नई सोर्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं ये ऊपर वाली कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली, ये वाला। और यहाँ पे हम एक सिंपल स्टेटमेंट बना लेते हैं। सो लेट्स से ये मेरी स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये एक लूप के अंदर नहीं बल्कि ये दो लूप्स के अंदर एग्जीक्यूट को। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पहले दो लूप क्रिएट कर लेता हूँ और फिलहाल मैं बहुत सिंपल से लूप क्रिएट कर लेता हूँ। एक लूप को आई वेरिएबल के साथ कंट्रोल कर लेते हैं और दूसरे लूप को जे वेरिएबल के साथ कंट्रोल कर लेते हैं। और पहले लूप की कंडीशन कुछ इस तरह बना लेते हैं कि आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है और आई में 1 का इंक्रीमेंट है। ये हमारे पास इस लूप का ब्लॉक आ गया और इस लूप के अंदर एक और लूप लगा लेते हैं। और इसके लिए हमने ऊपर जे वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इसको भी 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप इस कोड को देखें तो इस कोड में क्या हो रहा है, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट दो लूप्स के अंदर आ रही है। पहली लूप ये है, अगर ये लूप ट्रू होती है तो फिर ये वाला लूप एग्जीक्यूट करता है, और अगर ये लूप भी ट्रू होता है तो फिर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट कर जाएगी। ये करंट स्ट्रक्चर जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बेसिकली एक नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगी। अगर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि नेस्टेड लूप बेसिकली एग्जीक्यूट किस तरह से करता है, कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करता है अगर हम उसके वेरिएबल्स को इंटरप्रेट करते हैं। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल लूप के साथ। पहली बात यह है कि नेस्टेड लूप जब भी आप लगाएंगे तो दो लूप होंगे, एक लूप आपका एक्सटर्नल लूप कहलाएगा जो आपका पहला लूप होगा, और दूसरा लूप आपका इंटरनल लूप कहलाएगा। तो ये लूप जो है ये हमारा एक्सटर्नल लूप है जिसको हमने आई वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज किया है, और जो सेकंड लूप है हमारा ये इंटरनल लूप कहलाता है जो हमने जे वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज किया है। अब अगर आप इसके एग्जीक्यूशन पैटर्न को देखें तो ये कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी हमारी लाइन नंबर 7 से लूप की,
और आई की वैल्यू हमने स्टार्ट की है 0 के साथ, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे लूप के पास चले जाएंगे। जब दूसरे लूप के पास जाएंगे तो दूसरे लूप में भी दोबारा से इनिशियलाइजेशन है और उसका अपना वेरिएबल है विच इज़ जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है। तो अब क्या करेगा, अब आपका ये लूप जो है ये अपनी एग्जीक्यूशन जो है ये स्टार्ट कर देगा, और जब ये अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो ये अपने अंदर वाली स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। यानी क्या स्टेटमेंट इसके अंदर हमने लिखी हुई है, आई एम एग्जीक्यूटिंग इन द नेस्टेड लूप। अच्छा, जब ये स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम वापस बाहर वाले लूप के पास नहीं जाएंगे, हम अंदर वाले लूप के पास ही जाएंगे। तो हमारे अंदर वाले लूप जो है वो अपना इंक्रीमेंट करेगा, यानी जे प्लस प्लस होगा, और फिर दोबारा कंडीशन को चेक किया जाएगा। तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही होगी, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है वो 1 आ रही होगी। यानी आप इसको ऐसे समझ लें, मैं यहाँ से मैंने पॉइंटर ले लिया है। सबसे पहले हमने आई इक्वल टू 0 किया और हमने इस कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, ये कंडीशन हमारे पास हो गई है ट्रू। जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी तो हम सेकंड लूप के पास आएंगे विच इज़ जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 3, यानी ये कंडीशन भी हमारे पास क्या हो गई है, ये भी फिलहाल हो गई है ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर जाएगी। यानी जब हमारे पास जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू 0 थी, कंडीशन ट्रू हुई है, तो ये स्टेटमेंट जो है, मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन को टिक मार्क कर रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट कर गई है। अच्छा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी तो फिर अब आप कहाँ जाएंगे, फिर अब आप बाहर वाले लूप के पास नहीं जाएंगे, दोबारा जे वाले लूप के पास जाएंगे आप। और ऑर्डर क्या होगा, जे में एक का इंक्रीमेंट करेंगे आप। तो जे में जब आप एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो जे की अगली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, जे की अगली वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1। इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा कंडीशन की बारी होती है, फिर हमने कंडीशन को चेक किया। अभी भी 1 जो है वो 3 से लेस है, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो दोबारा स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट कर जाएगी। फिर दोबारा जे में इंक्रीमेंट करेंगे तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, और दोबारा कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन दोबारा ट्रू है, दोबारा हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर दोबारा जे में इंक्रीमेंट करेंगे, जे की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, दोबारा कंडीशन चेक करेंगे जे वाली, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है अभी भी, यस 3 इक्वल है 3 के, दोबारा ये वाली कंडीशन स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट कर जाएगी। दोबारा जे में इंक्रीमेंट करेंगे तो दोबारा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 4 हो जाएगी। अच्छा, जब जे की वैल्यू 4 होगी, हम दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अच्छा, जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा तो दोबारा फिर आप बाहर वाले लूप के पास अब जाएंगे। अब अगर आप देखें तो जब आपकी आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, तो आपका जे वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट जो है वो किया है। अब जब बाहर वाले लूप के पास आप जाएंगे तो अब आप आई की वैल्यू क्या सेट करेंगे, आई में एक का इजाफा होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू 1 है और आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर दोबारा आप क्या करेंगे, आप अंदर वाले लूप में आ जाएंगे। जब आप अंदर वाले लूप में दोबारा आएंगे तो जे को दोबारा 0 से स्टार्ट किया जाएगा, और जे दोबारा 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। फिर जब ये फॉल्स हो जाएगा तो दोबारा आप आई वाले लूप के पास जाएंगे, और फिर आई में एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास बाहर वाला लूप जो है वो ट्रू होता रहेगा, तब तक अंदर वाले लूप को पूरा स्टार्ट से चांस मिलेगा कि वो दोबारा अपनी सारे एग्जीक्यूशन के साइकिल जो है वो कंप्लीट करे। जब तक आपके पास आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाएगी बाहर वाले लूप की, तब तक आपके अंदर वाले लूप को एग्जीक्यूशन का बार बार चांस मिलेगा और आपका अंदर वाला लूप जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आप गैस करें कि ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। देखें, जब आई लूप इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करने का चांस देता है जे वाले लूप को, तो जे वाला लूप टोटल 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होके 4 दफ़ा जो वो स्टेटमेंट है वो उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। और टोटल इस लूप को कितने चांस मिलेंगे जे वाले लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए, आई टोटल उसको 11 चांस देगा, यानी 0 पे भी चांस देगा और 10 पे भी चांस देगा। तो 0 से लेकर 10 तक अगर आप काउंट करें तो 11 चांस देगा,
और हर चांस के ऊपर कितनी दफ़ा मैसेज प्रिंट हो रहा है हमारे पास, हर चांस के ऊपर 4 टाइम मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास जो मैसेज प्रिंट होगा वो 44 टाइम प्रिंट होगा, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 4 करने तो 44 टाइम जो है वो मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसको हम एक्सपीरियंस करके भी देख लेते हैं दोबारा। इसको नए सोर्स कोड को हम सेव करते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। अगर आप इन लाइंस को काउंट करेंगे तो ये एग्जैक्टली 44 लाइंस बनेगी। और अगर आप इनको काउंट करना चाहें तो आप एक और वेरिएबल लगा सकते हैं यहाँ पे काउंट का। हमने इसमें पहली वैल्यू 0 स्टोर कर ली और मैसेज को प्रिंट करते वक्त हमने क्या किया, साथ में काउंट भी प्रिंट कर देते हैं हम। काउंट प्लस प्लस कर देते हैं ताकि काउंट में भी 1 का इजाफा होता रहेगा। जब प्रिंट होगा तो फिर काउंट में 1 का इजाफा हो जाएगा। हाँ जी, अगर पहले हम कंसीडर करें 0 को और लास्ट कंसीडर करें 43 को तो ये टोटल 44 बनते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि 44 टाइम जो है ये लूप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो लिहाजा अगर हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिनके लिए हमें एक नहीं बल्कि 2 लूप्स इस्तेमाल करने हैं और उनको एक साथ इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे हम नेस्टेड लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं इस तरह का जिसमें हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हम सब ने देखा हुआ है कि हमने फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है। वो एक एग्जांपल मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाई थी। और सपोज किया अब हमने एक वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करना बल्कि हमने बहुत सारी वैल्यूज़ का फैक्टोरियल एक साथ कैलकुलेट करना है। सपोज किया मैं हम यूज़र्स को ये कहते हैं कि यूज़र हमें एक स्टार्ट वैल्यू बताएगा और एक यूज़र हमें एंडिंग वैल्यू बताएगा। और इस स्टार्ट और एंडिंग वैल्यूज़ के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी हमने उस हर वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि अब आपको 2 लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक लूप आप उसलिए इस्तेमाल करेंगे कि जितनी वैल्यूज स्टार्ट और एंड के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं आपने उस हर वैल्यू को गेट करना है। तो एक लूप ऐसी होगी जो हर वैल्यू को यहाँ से पिक करके लाएगी और जब हर वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो फिर आपने उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सेकंड लूप क्रिएट करना पड़ेगा। यानी एक लूप जो है वो रेंज डिवेल्प करेगा, क्रिएट करके देगा, और दूसरा लूप उस रेंज से जब भी कोई नंबर आपके पास आएगा तो उस नंबर का फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करने के लिए उस लूप का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम इसको अगर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हमें 2 लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी और हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख भी लेते हैं। सबसे पहले हम 2 वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल स्टार्ट और एक वेरिएबल का नाम हम एंड। यानी ये यूज़र से रेंज इनपुट करवाने के लिए है जिस रेंज के दरमियान हमने यूज़र से फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देनी है। सपोज कि यूज़र कहता है मेरी स्टार्ट रेंज जो है वो 2 है एंड रेंज जो है मेरी 8 है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 3, 4, 5, 6 और 7 का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करना है। और फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं और इसको मैं लॉन्ग इंट में स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी आ सकती हैं मेरे पास। फैक्टोरियल का आंसर समटाइम बहुत बड़ा आ जाता है आपके पास। और 2 वेरिएबल ये मेरे लूप के हैं, एक आई वेरिएबल है और एक मेरा जे का वेरिएबल है। अब इनकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैं पहली लूप के लिए क्या यूज़ करूँगा, स्टार्ट और एंड वैल्यू यूज़ करूँगा, और दूसरी लूप के लिए हम जो है वो आई वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेंगे। चलें वो बाद में क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले यूज़र से स्टार्ट और एंड की वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं जो यूज़र ने रेंज हमें देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चाहे फॉर लूप इस्तेमाल कर लें या चाहे हम वाइल लूप इस्तेमाल कर लें। मैं फ़िलहाल वाइल लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ।
गया। क्योंकि हमने फॉर लूप का इसलिए भी इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे देखें हमारी इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। सो हमारी इनिशियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट है, और स्टार्ट की वैल्यू हमें यूज़र ने दे दी है। तो या तो हम एक सेकंड वेरिएबल लें, उसको पहले स्टार्ट के इक्वल करें और फिर लूप लगा लें। सो मैंने क्या किया है, डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट का जो वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ये स्टार्ट टू एंड तक रेंज के लिए मेरे पास जो है वो ये वाली लूप काम करती रहेगी। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे स्टार्ट में एक का इंक्रीमेंट कर दें तो हमें हर आइट्रेशन के ऊपर यहाँ पे एक नंबर मिलता रहेगा। अब जब हमारे पास एक नंबर आ जाएगा तो हमने उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक वेरिएबल यहाँ पे लूप के लिए ले लेते हैं आई का। सो फैक्टोरियल का आपको ऑलरेडी प्रोग्राम मैंने करवाया हुआ है। 1 से स्टार्ट किया, जाना कहाँ तक है, उस नंबर तक जाना है जिसका फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल हमने जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो स्टार्ट, ठीक है। तो ये लूप के अंदर एक और लूप है। अब बाहर वाला लूप जो है वो वाइल लूप है, और अंदर वाला लूप जो है मेरा वो फॉर लूप है। फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू आई कर देंगे हम, ठीक हो गया। सो आई में पहली वैल्यू 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर अगली वैल्यू 2 होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का आंसर जो अपडेट होता जाएगा। और फैक्टोरियल में पहली वैल्यू स्टोर कर लेते हैं हम 1 की, ठीक हो गया। अच्छा, और दैट्स इट, ये काफ़ी होगा लूप आई थिंक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। इससे बाहर आके हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं मैसेज द फैक्टोरियल ऑफ, किस वैल्यू का फैक्टोरियल आ रहा है, स्टार्ट का। फिर मैसेज, और फिर यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करके एंडल कर देते हैं। और दोबारा जाते हुए फैक्टोरियल को हम कर देते हैं 1, ताकि जब अगली वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट होना स्टार्ट हो तो वो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। बाकी हमें इन लूप्स की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये क्वेश्चन हमारा नेस्टेड लूप से सॉल्व होगा, क्योंकि हमें रेंज भी चाहिए, और हर रेंज में हर वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर दोबारा से लूप चाहिए। लेट्स से स्टार्ट रेंज 3 दे रहा हूँ और एंड रेंज जो है वो 7 दे रहा हूँ। तो देखें 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है, 5 का 120 है, और 6 का फैक्टोरियल जो है वो 720 है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने देखें 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको काइंड ऑफ नेस्टेड लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। या मैं अगर आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दूँ, सपोज कि यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है आपने, ये लास्ट क्वेश्चन को देखें। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि आपने प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है सिंगल वैल्यू का। यूज़र एक वैल्यू देगा, आपने उसका प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। आपने यानी कैलकुलेट करके बताना है कि एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अब नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, इसके लिए आपको एक लूप इस्तेमाल करना पड़ता है। बट लेट्स से अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं कुछ इस तरह से कि आप ये करें कि यूज़र आपको एक रेंज देगा, यूज़र आपको रेंज बताएगा, और आपने उस रेंज के दरमियान में ये चेक करना है कि कितने नंबर प्राइम्स हैं, उनको स्क्रीन पर प्रिंट कर दें, और कितने प्राइम्स नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको 2 लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक लूप पहली आपको वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसमें आप वो रेंज वाले नंबर को सिंपली पिक करके लाएंगे, और फिर दूसरा लूप आप लगाएंगे जिसमें आप ये चेक करेंगे कि हर दफ़ा जब एक नंबर पिक हो के आपके पास आ रहा है तो क्या वो नंबर आपका एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। अच्छा, इसी तरह स्लाइड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको और भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि अगर आपने स्क्रीन के ऊपर ये स्टार का पैटर्न प्रिंट करवाना है तो और इसका लूप भी आपके सामने दिया गया है, तो आप इस तरह की एग्जांपल्स को देखिएगा। ये बुक में भी आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, बुक को लाजमी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। बुक में आपका ये चैप्टर नंबर 5 है। आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स अब रहती हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, हम उसको भी अभी देख लेते हैं।
अच्छा, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को आप दो जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं टोटली प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम सी प्लस प्लस की ख़ास तौर पे बात करें, एक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनका इस्तेमाल स्विच केसेस के अंदर है। अगर आपने किसी केस को ब्रेक करना है तो वहाँ पे आपको ब्रेक की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसी तरह ब्रेक की स्टेटमेंट को आप लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप में हम ब्रेक की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमें पता है कि एक लूप नॉर्मली तब एग्जिट होता है, एक लूप नॉर्मली तब टर्मिनेट करता है जब वो अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर रीच कर जाता है। या आप उसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि एक लूप तब टर्मिनेट करता है जब वो उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब तक एक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक वो लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लूप को पहले ही टर्मिनेट करना चाहते हैं अपनी आखिरी कंडीशन पे पहुंचने से पहले, ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप एक सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करके उस लूप को एक टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें ये ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके दिखाया गया है। तो आप ब्रेक को लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नॉर्मली अगर आप इस लूप को देखें तो इस लूप की कंडीशन क्या है, इसमें एक वेरिएबल है टोटल, उसको इनिशियलाइज किया गया है 0 के साथ, और फिर जो लूप इस्तेमाल किया गया है वो डू वाइल का लूप है। और डू वाइल लूप में क्या किया गया है, यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाया गया है और कंडीशन क्या लगाई है कि अगर ये नंबर 0 नहीं है तो आपका ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। अच्छा, और अगर इस नंबर की वैल्यू लेस देन 0 आ गई है तो क्या स्टेटमेंट आगे लिखी हुई है, ब्रेक की। यानी इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली लिखने का स्टाइल उसने इस तरह से बना दिया कि उसने इसको एक लाइन में लिख दिया है, बट करंटली ये वाली जो स्टेटमेंट आपकी है ये बेसिकली इफ स्टेटमेंट के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यूज़र जब भी नेगेटिव में वैल्यू देगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब भी आपका लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। यानी बेसिकली लूप ने वैसे तो एग्जिट तब होना था जब वैल्यू 0 नहीं आएगी, लेकिन अगर वैल्यू माइनस में भी आ गई आपकी, यानी जब तक वैल्यू 0 से कम आ गई है, आपकी माइनस में आ गई है, तो उस केस में भी ये आपका लूप जो है ये ब्रेक कर जाएगा। मैं अगर आपको इसको बाकायदा उधर रन करके दिखाऊं आईडी के ऊपर तो वहाँ से शायद बेहतर तरह से समझ आ जाए आपको। देखें, सपोज किया मेरे पास, मैं इसको एक और सोर्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा लूप आपके सामने लगा हुआ है जिसमें एक वेरिएबल आई है जिसकी हमने इनिशियलाइजेशन जो है 1 से की है, और जब तक आई 10 को रीच नहीं करेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन सपोज किया मैं चाहता हूँ कि इस लूप को मैं अब नॉर्मली भी स्टॉप कर दूँ, यानी अगर ये 10 की वैल्यू को नहीं रीच करा किया इसने और इससे पहले ही मैं इसको एग्जिट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे चेक किया इफ़ आई इज इक्वल टू 5, तो आप क्या करें, इस लूप को ब्रेक कर दें, तो ये यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट आ गई है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये लूप बेसिकली, वैसे तो अगर आप इस कंडीशन को देखें तो इसने 10 टाइम चलना था, लेकिन क्या होगा, जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 5 पे रीच करेगी तो ये ब्रेक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी तो आपका लूप यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। बल्कि बाहर भी एक मैं मैसेज लगा देता हूँ।
सो अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज है वो 1 2 3 4 टाइम प्रिंट हुआ है। तो जब 5th टाइम वो लूप के अंदर आया है और उसने इस मैसेज को प्रिंट करना चाहा, तो वो प्रिंट करने से पहले लूप जो है वो ब्रेक हो गया है। तो आप लूप को ब्रेक के साथ भी एग्ज़िट करवा सकते हैं, वो अपनी फाइनल कंडीशन पे जाने से पहले ही वहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं यहाँ पे कंटिन्यू इस्तेमाल करूँ और यहाँ पे मैं हाई की बजाय अगर प्रिंट करवाऊँ आई, तो आपको शायद इसी एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू की भी समझ आ जाएगी। कंटिन्यू भी एक स्टेटमेंट है, इसको हम डायरेक्टली बस ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके साथ कुछ भी और नहीं आता। देखें स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आपका लूप कंटिन्यू स्टेट पे चला गया है। प्रोग्राम में थोड़ा सा लॉजिकल प्रॉब्लम था, दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अगर आप इस लूप को देखें तो मैंने क्या किया है, 1 से स्टार्ट किया है, कंडीशन क्या लगाई है, जब तक आई 10 को रीच नहीं करेगा तब तक स्क्रीन पे प्रिंट क्या करना है, हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। और अगर दरमियान में कहीं पे आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हमने लूप को क्या करवाना है, हमने कंटिन्यू करवाना है, लेकिन साथ में आई का भी मैंने इजाफा कर दिया है। तो इसने किया क्या, यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 आई है तो हमारा लूप कंटिन्यू कर गया है। तो लूप कंटिन्यू करने से मुराद ये होता है कि जब आपका लूप कंटिन्यू करता है तो वो यहीं से वापस चला जाता है कंडीशन के ऊपर, और वो आगे वाली स्टेटमेंट्स को उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दोबारा लूप में आएंगे और दोबारा ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो फिर इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कंटिन्यू से मुराद ये है कि आपका लूप उस आइट्रेशन में अगर कंटिन्यू की स्टेटमेंट आपकी चल गई है तो वो उस लूप की बाकी स्टेटमेंट्स को उस आइट्रेशन में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अलबत्ता लूप आपका एग्जिट नहीं होगा, बल्कि वो दोबारा कंडीशन के ऊपर चला जाएगा और दोबारा अगर कंटिन्यू की स्टेटमेंट अक्कर नहीं होती है तो वो रिमेनिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो कंटिन्यू का मतलब ये है कि करंट आइट्रेशन के लिए आप वापस कहाँ चले जाएं, आप लूप में चले जाएं। तो एक्चुअली मैं जो लास्ट टाइम एरर कर रहा था वो ये कर रहा था कि मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं कर रहा था। अब अगर आप यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करेंगे तो आपका आई जो है वो 5 पे स्टक हो जाएगा, आपके आई में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपका लूप जब भी इस ब्लॉक में आएगा वापस कंटिन्यू करके वो 10 पे चला कंडीशन पे जाएगा, वापस आएगा, आई की वैल्यू स्टिल 5 मिलेगी। तो देखें मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 5 पे आके 4 के बाद आके ये रुक जाएगा। अब ये ना एग्जिट हो रहा है ना ये लूप आगे चल रहा है। तो वो लूप बार बार चल तो रहा है, स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बार बार चल कैसे रहा है वो, कि वो उस कंटिन्यू के अंदर जाके स्टक हो गया। बल्कि अगर आप इसको इस तरह से ऑब्जर्व कर लें कि यहाँ पे हम मैसेज लगा देते हैं तो आप देखेंगे मैसेज बार बार स्क्रीन पे प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, देखें वो कंटिन्यू के अंदर स्टक हो गया क्योंकि आई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। आई की वैल्यू स्टिल 5 ठहरी हुई है। आई की वैल्यू चेंज तब होगी जब वो इससे पार होके यहाँ पे आएगा। तो अब उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, बार बार वो मैसेज जो है वो कंटिन्यूसली प्रिंट होता जा रहा है हमारे पास। अब ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं ब्रेक और कंटिन्यू की, जिनको हम लूप में इस्तेमाल करते हैं। सो ब्रेक का काम ये होता है कि लूप को नॉर्मली स्टॉप करना, और कंटिन्यू का काम ये होता है कि करंट साइकिल के लिए उसको लूप को दोबारा वापस भेज देना कंडीशन के ऊपर, और अगर दोबारा वो आता है और कंटिन्यू को बाईपास कर जाता है तो अगली वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी एक बाकायदा डेफिनेशन और एग्जांपल भी दी हुई है। तो ये आपका जो लूप वाला चैप्टर है वो यहाँ तक एंड हो जाता है। आपने लाजमी इसको बुक में जाएंगे आप, चैप्टर नंबर 5 है, इसको पढ़ें, एंड पे इसकी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं आप इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करें। ये ख़ास तौर पे ये देखें, ये जो नीचे ये जो पैटर्न बने हुए हैं ना, ये आपके नेस्टेड लूप के ज़रिए बने हुए हैं। तो इन पैटर्न्स की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है कि आप लूप को इस्तेमाल करके इन पैटर्न्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, और ये नेस्टेड लूप के साथ ही होंगे आपके पास।
और ये कुछ मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं ऑलरेडी। इन प्रोग्राम्स को आपने लाजमी सॉल्व करना है। आप इसको एज ए होमवर्क के तौर पे सॉल्व करेंगे और मैं इनको चेक करूँगा जब भी हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।